हेलो बच्चों, कैसे हो। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था, लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन बनाने में, एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाने में, एग्जाम्पलर बनाने में परेशानी हो रही है। मोशन तो आपने लाइव क्लास में बता दिया था, उसका एनसीईआरटी भी एग्जाम्पलर भी, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फोर्स में परेशानी आ रही है सर। तो इसलिए आज एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के आपके लिए डाल रहा हूँ। इन डिटेल्ड सॉल्यूशन डाल रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहे, हर क्वेश्चन में क्लियर रहे, और इसके जस्ट बाद एग्जाम्पलर भी बना के डाल दूंगा ताकि वहाँ भी आपको परेशानी ना हो। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, ज़्यादा इनर्शिया किसके पास। तो अब इनर्शिया कहा किसको जाता है। कोई भी बॉडी अपने पोजीशन में चेंज को रेसिस्ट करती है बेटा, मतलब वो अपने पोजीशन में चेंज नहीं चाहती। जैसे है रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहती है, मूव कर रही है, मूव करते रहना चाहती है, तो उसकी ये प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है बेटा। मास अगर कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा, मास अगर ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अब देखो, ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज। सिंपल सी बात है, रबर बॉल भी उसी साइज का है, स्टोन भी उसी साइज का है, लेकिन तुम भी समझ सकते हो कि स्टोन का मास ज्यादा होगा। जैसे यहां देखो, बाइसिकल है, ट्रेन है, ट्रेन का मास ज्यादा होगा। 5 रुपये कॉइन है, 1 रुपये कॉइन है, 5 रुपये कॉइन का मास ज्यादा होगा। ठीक है, तो जिसका भी मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, बात खत्म। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, यहाँ स्टोन हो गया, यहाँ ट्रेन हो गया, यहाँ 5 रुपये कॉइन हो गया। और अगर इसके बारे में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि तीनों ही कंडीशंस में मास ज्यादा है, इसलिए इनर्शिया भी ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि बॉल ने अपनी वेलोसिटी कितने टाइम चेंज की है। ठीक है, अब अगर आपको याद हो कि वेलोसिटी क्या होता है, मोशन में आपने पढ़ा है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ठीक है, और वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से रिप्रेजेंटेड होती है बेटा, या दो चीजें होती है उसमें, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। तो ध्यान रखना होगा क्वेश्चन का जवाब देते वक्त कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, दोनों चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। एक फुटबॉल प्लेयर है बेटा, एक मान लो फुटबॉल प्लेयर है, ये फुटबॉल को किक करता है अपने ही टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास। ठीक है, फुटबॉल को किक कर दिया, यहां से यहां भेज दिया। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। अब ये दूसरा खिलाड़ी जो है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा खिलाड़ी जो है वो उस फुटबॉल को गोल के तरफ जो है, अपोजिट टीम के गोल के तरफ मारता है। फुटबॉल अब जा रही है बेटा गोल के तरफ। द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल। अब स्वाभाविक है दूसरे टीम का जो गोल कीपर है वो रोकने की कोशिश करेगा, तो कोशिश नहीं करता, रोक देता है। ठीक है, इसको अगर हम टीम ए मान लें, इसको अगर हम टीम ए मान लें, तो टीम बी का जो गोल कीपर है, टीम बी का जो गोल कीपर है वो उसको रोक देता है। आप आगे पढ़ो, द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक्स इट टुवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। और ये इस फुटबॉल को कलेक्ट करके गोल होने नहीं देता है, कलेक्ट करके अपने ही टीम के दूसरे प्लेयर के पास बॉल को, फुटबॉल को किक कर देता है। ठीक है, तो कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुआ बेटा? कई बार चेंज हुआ। वैसे तो कई बार चेंज हुआ होगा जितनी बार डायरेक्शन बदला होगा, क्योंकि अगर आप फुटबॉल प्लेयर को देखते हैं खेलते हुए तो आपने देखा होगा वो ऐसे 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 करके बॉल को लेके जाता है।
कई बार चेंज होता है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ चेंज हुआ होगा उसकी वेलोसिटी में। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी रहा होगा, जो कि संभावना कम है, ठीक है, फिर भी डायरेक्शन बेटा कई बार चेंज हुई होगी, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स चेंज होता है। और अगर यहाँ देखें हम, ठीक है, 1 2 3 4, 4 बार तो बिल्कुल विजिबली दिख रहा है कि चेंज हुआ है, ठीक है। वैसे 4 ही बार नहीं हुआ होगा, कई बार हुआ होगा। और ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस, ठीक है। और चारों केसेस में या हर केसेस में फोर्स किसने लगाया, तो कभी प्लेयर 1 ने लगाया, कभी 2 ने लगाया, कभी गोलकीपर ने लगाया, कभी जो है प्लेयर 4 ने लगाया। मतलब जितनी बार जितने प्लेयर के पास वो फुटबॉल गई, उतनी बार सब ने उस पर अलग अलग फोर्स लगाया, उसकी वेलोसिटी को अलग अलग दिशा में चेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। Explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. बेटा अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ये एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि अगर ब्रांच को हिलाते हैं, उसके साथ लीफ भी लगा हुआ है, तो ब्रांच तो इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाता है। ब्रांच अपने इनर्शिया को ब्रेक कर देता है। पहले ब्रांच भी रेस्ट में था, ये मान लो ब्रांच है, ब्रांच भी रेस्ट में था, ठीक है, लीफ भी रेस्ट में थी। लेकिन जब ब्रांच हिलाते हैं तो ये इमीडिएट अपनी इनर्शिया को चेंज कर लेता है और लीफ अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रह जाता है, इसलिए ब्रांच अलग हो जाता है और लीफ नीचे गिर जाती है, ठीक है। Why do you fall in forward direction when a moving bus brakes to stop and fall backward when it accelerates from rest? बड़ी सिंपल सी बात है, सबने एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। मैंने लेक्चर में भी इस चीज को रिकॉर्ड कर दिया है ना। अगर कहीं परेशानी हो तो आप लेक्चर में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां क्वेश्चन क्या है कि बस एकाएक चली, तो बस जब चलती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। अब बस में तो सब बैठे हुए हो ना। बस जब एकाएक चलती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, और चलती हुए बस में एकाएक ब्रेक लगता है, ठीक है, तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। कभी कभी माथा आगे की सीट में ठोका भी जाता है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, अगर बस रेस्ट में है तो तुम भी रेस्ट में हो, दोनों ने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन बस अगर एकाएक चल देती है तो बस तो मूव कर जाती है, बस अपना इनर्शिया इमीडिएट चेंज कर लेती है। आदमी जो बैठा हुआ है वो अपनी इनर्शिया को सही ढंग से चेंज उतनी जल्दी नहीं कर पाता, इसलिए वो पीछे झुक जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर बस भी चल रही है और तुम भी चल रहे हो, दोनों चल रहे हैं, ऑब्वियसली बस में तुम भी बैठे हुए तो तुम भी तो चल ही रहे हो, तुम भी तो जा ही रहे हो। अब बस ने एकाएक ब्रेक लगा दिया तो बस का इनर्शिया ऑफ मोशन इमीडिएट इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ गया, ठीक है। लेकिन आदमी उतनी जल्दी अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाता, बस तो रेस्ट में आ जाती है, आदमी चलता ही रह जाता है, उसका बॉडी उसी इनर्शिया को मेंटेन करता रह जाता है, इसीलिए बेटा आगे जाके ठोक दिया जाता है, आगे जाके ठोका जाता है, ठीक है। बस इनर्शिया के सवाल हैं। पहले दोनों रेस्ट में था, ठीक है, एक एकाएक चल दिया, ऑब्वियसली ये अगर आगे बढ़ेगा तो ये पीछे आएगा, बस अगर आगे बढ़ेगी तो आदमी पीछे आएगा, ठीक है। और दोनों जा रहा है, दोनों सेम स्पीड से जा रहा है, दोनों के पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। बस एकाएक रुक गई, ये रुक ही नहीं पाया तो ये आगे जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर ये आगे गया, बस आगे चली गई, आदमी पीछे चला गया, ठीक है। और बस एकाएक रुक गई, आदमी आगे चला गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? बेटा यहां नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब आप समझ लो कांस्टेंट वेलोसिटी। नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब ये मत समझ लेना कि जो है बॉडी रेस्ट में है, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में भी हो सकती है। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? इफ यस, state the condition that must be placed on the magnitude
एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इफ नो, नो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, नो तो लिखना ही नहीं है। पॉसिबल है, पॉसिबल है। अगर कोई बॉडी पहले से मोशन में है, एम मास की एक बॉडी है, पहले से मोशन में, और इस पर एफ नेट का वैल्यू 0 लग रहा है, मतलब बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। समझिए क्वेश्चन को, समझिए। क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट 0 एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इस पर नहीं लग रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि बॉडी नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करती रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहे? तो बिल्कुल मूव कर सकती है। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट ही यही है। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो बॉडी जिस पोजीशन में है उसी को मेंटेन करेगी। लेकिन ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब बॉडी पहले से मूव कर रही है और उस पर नेट अनबैलेंस फोर्स 0 है, तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाती रह जाएगी, उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। When a carpet is beaten with a stick, dust comes। अरे फिर इनर्शिया का क्वेश्चन है यार। ये मान लो कारपेट है और ये डस्ट है। कारपेट तुम झाड़ रहे हो, ठीक है, उस पर तुमने स्टिक से मारा, डंडे से मारा कारपेट पर, ठीक है। तो बेटा कारपेट और डस्ट दोनों रेस्ट में था, कारपेट हिला, कारपेट का इनर्शिया चेंज हो गया, लेकिन डस्ट अपनी इनर्शिया को उतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाता, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रह जाता है। इसके कारण कारपेट मूव कर जाता है, डस्ट अपने पोजीशन को ही मेंटेन करने में लगा रहता है, तो वो नीचे गिर जाता है। अपनी इनर्शिया को ही मेंटेन करने में लगा रहता है, तो बेटा नीचे गिर जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। अगर किसी गाड़ी पर सामान लदा हुआ है ऊपर में रूफ पर, और आप उसको ना बांधो, तो आपको पता है कि जहां गाड़ी रुकेगी वहां वो सामान आगे गिरेगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी और सामान दोनों मोशन में है, गाड़ी चल रही है, दोनों मोशन में है। गाड़ी एकाएक रुक गई, सामान तो उसी मोशन से आगे जाके गिर जाएगा ना बेटा, ठीक है। जितनी बार डायरेक्शन चेंज होगा उतने बार उसके गिरने के चांसेस होंगे। जितनी बार गाड़ी रुक करके फिर से चलेगी, अब गाड़ी रुक गई, सामान भी रुक गया मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। गाड़ी जब एकाएक चलेगी तो सामान उतनी जल्दी इनर्शिया तो चेंज नहीं कर पाएगा, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, सामान पीछे ही छूट जाएगा, वो पीछे गिर जाएगा। तो कभी आगे गिरने का रिस्क है, कभी पीछे गिरने का रिस्क है, कभी साइडवेज का रिस्क है। क्योंकि इनर्शिया 3 तरह की होती है ना बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। अगर क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही है तो जाकर के लेक्चर जो है चैनल पे पड़ा हुआ है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, वहां जाकर के आप उसको अच्छी तरह से स्टडी करें, सारी बातें और इन डिटेल समझ में आ जाएगी। तो काफी जरूरी है कि बस पर जो सामान रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, उसको रस्सी से बांध दिया जाए, ठीक है। या कई सारे बसेस में तो आपने देखा होगा कि चारों तरफ से बाउंड्री जैसा, हुड जैसा लगाया हुआ रहता है, ताकि इधर हिलो तो भी ना गिरे, उधर हिलो तो भी ना गिरे, आगे भी ना गिरे, पीछे भी ना गिरे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ए बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। अच्छा, आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट, ठीक है। बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बॉल रेस्ट में आ गई। द बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज, अब बॉल क्यों रुक गई? द बैट्समैन डिडंट हिट द बॉल हार्ड एनफ। अब ये कोई बात होगी, बैट्समैन और जोर से मारता तो बॉल नहीं रुकती क्या? तो भी रुकती। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सर्टेड, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, ये सही है बेटा, क्योंकि बॉल अगर आगे जा रही है तो इसके अपोजिट में एक फोर्स लगता है। आपको याद होगा, आपने कई बार पढ़ा हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो यही इसको रोक देता है। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। ना जी, अनबैलेंस फोर्स तो लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स तो लगता है बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया इसका। चलो आगे। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अब यहां से तो न्यूमेरिकल है बेटा, चलो सॉल्व करते हैं।
ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, एंड रोल्स डाउन ए हिल, एक हिल पर नीचे की तरफ आ रहा है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अच्छी बात है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। ऐसा करो बेटा, गिवन लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। ट्रक रेस्ट में है तो u इज इक्वल टू 0, उसके बाद चलता है, डिस्टेंस ट्रैवल करता है 400 मीटर, और टाइम हो गया 20 सेकेंड। एक्सीलरेशन निकालना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स। फोर्स भी निकालना है, और मास दे रखा है 7 टन, मतलब 7000 kg हो गया बेटा। मास भी आपको दे दिया, m इज इक्वल टू 7000 kg। तो बेटा आपने न्यूटन के सेकंड लॉ से डिराइव किया हुआ है कि F इज इक्वल टू ma होता है, किए हुए हो ना। F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ma होता है। तो फोर्स निकालने के लिए m भी चाहिए, a भी चाहिए, तो m तो दे दिया है, a आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अपने मोशन पढ़ा है ना, सेकेंड लॉ ऑफ, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है ना, तो आप वो वाला यूज कर लो, चूंकि टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो जब डिस्टेंस दिया हुआ रहे, टाइम दिया हुआ रहे, तो हमेशा कोशिश करो कि सेकेंड इक्वेशन यूज करना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको s दिया हुआ है बेटा 400, ये तो टर्म ही 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है, इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी है 20 इंटू 20। अरे वाह, 20-20 का मैच हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ एक्सीलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब तो निकल जाएगा ना आपसे, एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लो, फिर आप फोर्स कैलकुलेट कर लो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake. एक मान लो लेक है, इसका ऊपर वाला सरफेस जो है वो बर्फ बन गया है, जम गया है, और 1 kg का कोई स्टोन जो है वो हम इस पर फेंकते। कितना वेलोसिटी से फेंकता? अच्छा चलो पहले गिवन लिख लो बेटा, गिवन लिखोगे बहुत सारा चीज क्लियर हो जाता है। गिवन m इज इक्वल टू हो गया 1 kg, 1 kg, और किस वेलोसिटी से फेंके थे बेटा, 20 मीटर पर सेकंड से, तो चलो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर। बाद में रेस्ट में आ गया बेटा, तो v इज इक्वल टू 0 हो गया। देखो बच्चे बेकार में परेशान होते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनता, ठीक है। अगर मेरे लेक्चर्स को आप सही ढंग से देखो, ठीक है, तो आपसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स हैं आपसे बनेंगे, बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा, है ना। तो आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लिया है, 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। अब ये जो रुका, तो इस पर लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको निकालना है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेगेटिव फोर्स होगा, क्योंकि ये रिटार्ड कर रहा है ना बेटा। एक फोर्स लग रहा है जो तुमने लगाया, जो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरा फोर्स है जो इसको रिटार्ड कर रहा है बेटा, इसको रोक रहा है। तो अगर एक का डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हो तो उसके अपोजिट वाले को क्या मानोगे बेटा, नेगेटिव मानोगे। तो यहां भी फोर्स ही निकालना है, और माइनस में इसका आंसर आएगा, परेशान मत हो ना, ठीक है। तो अब निकालोगे कैसे, फिर बात वही है जी, फिर बात वही है कि F इज इक्वल टू ma होता है। m तो दिया हुआ है सर, a नहीं दिया हुआ है। अच्छा इस बार जो a निकालना है, देखो तो टाइम दिया हुआ है क्या, कितने सेकंड में रुका, कितने मिनट में रुका, ऐसा कुछ दिया है क्या, नहीं दिया। लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल दिया है, इनिशियल दिया है, फाइनल दिया है। तो बेटा थर्ड इक्वेशन यूज कर ले, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 20 इंटू 20 प्लस 2 इंटू a इंटू डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 50 मीटर ट्रैवल किया है। तो बेटा a कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और आप f कैलकुलेट कर लो, उसके बाद f इज इक्वल टू ma कर दो, m तो दिया हुआ है, पहले a कैलकुलेट कर लो फिर f कैलकुलेट कर लो। A 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons
ईच ऑफ 2000 kg। बेटा एक ट्रेन है जिसका इंजन 8000 kg का है और वो 5 बॉगी लेके जा रही है, हर बॉगी जो है वो 2-2 हजार kg की है, मतलब 10,000 kg को वो कैरी करके लेके जा रहा है। ठीक, अपना भी मास कैरी कर रहा है, टोटल 18,000 कैरी कर रहा है, नहीं हो जाएगा? देखो ना, पांच बॉगियां हैं, 2-2 हजार kg की है, तो बेटा 10,000 kg हो गया, 10,000 kg हो गया, और 8,000 kg इसका खुद का। ठीक है, अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ट्रैक पर चल रही, स्वाभाविक है ट्रैक पर ही चलेगी। अब ट्रेन मार्केट में जो है रोड पे तो नहीं चलेगी, ठीक है, ट्रैक पर ही चलेगी बेटा। तो 8,000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वगन्स ईच ऑफ 2,000 kg along a horizontal track. Okay, if the engine exerts a force of 40,000 Newton, हाँ फोर्स तो बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, and the track offers a friction of 5,000। लो भाई, वही जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था, मान लो ये ट्रेन जा रही है, इसने 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक, तो फ्रिक्शन तो इसके अगेंस्ट लगती है ना बेटा, तो 5,000 न्यूटन का फ्रिक्शन भी इस पर लग रहा है। मतलब यहां अगर नेट फोर्स निकालो तो 35,000 न्यूटन आता है, क्योंकि 40,000 तो लग रहा है, 5,000 बर्बाद हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन के कारण। ठीक है, कैंसिल आउट होता जा रहा है, तो 35,000 ही रिजल्टेंट आता है। Offers a friction force of this, then calculate, अरे the net accelerating force बनाई तो दिया मैंने, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हो गया 40,000 और माइनस 5,000 इज इक्वल टू जो है 35,000 न्यूटन। सही है, सही है। और एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालना है बेटा, ए इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई एम, क्योंकि यहां आपको वी और यू तो दिया नहीं है, डिस्टेंस ट्रैवल टाइम तो दिया नहीं है कि वहां से एक्सीलरेशन निकाल देंगे। यहां एफ और एम दिया हुआ है कि भाई फोर्स लग रहा है, फोर्स जो फाइनली लग रहा है 35,000 न्यूटन का लग रहा है, और टोटल मास कितना हो गया भाई, तो 18,000 kg हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर देना, यही इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ दिस। एक बच्चे ने तो कंप्लीट मैसेज में लिखा कि सर जब हम लोग यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं, नेट पर भी सर्च करते हैं, तो एक प्रॉब्लम यहां मिलता है, एक प्रॉब्लम वो, प्रॉब्लम खोजते खोजते बहुत सारा समय लग जाता है सर। ठीक है, समझने में बहुत परेशानी हो जाती है सर, तो आप क्यों नहीं एक लेक्चर हम लोगों के लिए बना के डाल देते हो सर? ठीक है, ये स्वाभाविक है, अब समय खोजने में ही बर्बाद हो गया तो पढ़ेंगे कब? क्लियर लिखा कि सर स्कूल में तो कुछ भी समझ में नहीं आता, टीचर आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्कूल्स का ये हाल है, मैं ये नहीं कहता कि सारे स्कूल्स का, बहुत सारे स्कूल्स अच्छे भी हैं। ठीक है, an automobile vehicle has a mass of this. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of? ये तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम हो गया बेटा, बहुत आसान सा प्रॉब्लम हो गया। गिवन में आपको m भी दे दिया है और जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी रुक रहा है वो भी दे दिया है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन रोकने वाला है ना, अरे भाई बढ़ाने वाला एक्सीलरेशन पॉजिटिव मानते हो तो रोकने वाले को तो नेगेटिव मानोगे ना सर आप। तो a इज इक्वल टू हो गया -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा यहाँ f निकाल देना है बस। इस एक्सीलरेशन के साथ रुक रहा है, ये मास है, फोर्स दिखाइए, तो इसका भी आंसर नेगेटिव आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट? मैंने लेक्चर में बिल्कुल अच्छी तरह से मोमेंटम को इन डिटेल्ड एक्सप्लेन किया बेटा, और आप जानते हैं कि अगर बॉडी का मास m है और वेलोसिटी v है तो उसका मोमेंटम mv हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है भाई। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? 200 न्यूटन। अगर मान लो इधर से भी 200 न्यूटन आप लगा रहे हो, इधर से भी 200 न्यूटन लगा रहे हो,
ठीक है, तो 200 न्यूटन इधर से भी लग जाएगा तो बेटा इसका एफ नेट 0 हो जाएगा। बॉडी बीच से जिस वेलोसिटी से चल रही है उसी वेलोसिटी को कंटिन्यू करती हुई निकल जाएगी। तो फ्रिक्शन फोर्स भी यहां 200 न्यूटन का ही लगना चाहिए, और अगर ऐसा लगेगा तो यहां क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, according to the third law of motion, when we push an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force। हाँ, बात सही है। आप दीवार पर एक मुक्का मार के देख लो, ठीक है, दीवार पर एक मुक्का मार के देख लो, क्या होता है, क्या होता है? आप पर फोर्स नहीं लगता क्या? लगता है ना? आपको भी वो धकेलता है कि नहीं धकेलता है? आप कांटी पर जो है हथौड़ी मार के देख लो, क्या होता है? पुश बैक नहीं होता है क्या? तो मैंने लेक्चर में बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ है, अगर आपने लेक्चर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो वी साइंस नेक्सस पर लेक्चर्स पढ़े हुए रहते हैं बेटा, वन शॉट लेक्चर्स हैं, आप जाके उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, मैंने चैनल ही इसलिए, वैसे तो मैं ऑफलाइन का टीचर हूं जी, मैंने चैनल ही इसलिए बनाया कि जो बच्चे जगह जगह परेशान हो रहे हैं फिर भी परेशानी खत्म नहीं हो रही है, उनकी परेशानियों में थोड़ी सी कमी आए, ठीक है, बच्चों को आसानी से समझ में आए। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट पुशेज बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। बात भी सही है। इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक, अगर कोई बड़ा सा ट्रक हो ऑब्जेक्ट के रूप में, पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, जो रोड साइड में खड़ा है, रोड के बगल में खड़ा है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। स्वाभाविक है। ए स्टूडेंट जस्टिफाइज बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेज कैंसिल ईच अदर, कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डजंट मूव। नहीं नहीं नहीं, यहां ये लॉजिक काम नहीं करेगा। वैसे भी थर्ड लॉ का भी लॉजिक ये नहीं है, थर्ड लॉ का भी लॉजिक ये नहीं है कि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। अगर आप लेक्चर अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, अगर आपने मेरे लेक्चर को पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि बेटा एक्शन अलग बॉडी पर लगता है, रिएक्शन अलग बॉडी पर लगता है, कैंसिल आउट नहीं होता है। ठीक है, और यहां ट्रक की बात हो रही है। ट्रक को मान लो कोई अकेला आदमी धक्का दे रहा है, तो बेटा ट्रक का मास तो बहुत ज्यादा है ना, मैसिव ट्रक लिखा हुआ है शायद कहीं, हाँ मैसिव ट्रक, बड़ा सा ट्रक, मान लो 10 चक्का वाला ट्रक, वो लगा हुआ है, एक अकेला आदमी जाके धकेल रहा है, तो भाई मास ज्यादा है तो इनर्सिया भी ज्यादा है ना, तो ट्रक मूव क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उस आदमी ने ट्रक की इनर्सिया को ब्रेक नहीं किया, या ऐसे कहें कि उस आदमी के द्वारा ट्रक का इनर्सिया ब्रेक ही नहीं हो पाया, इसीलिए बेटा ट्रक मूव नहीं करता। चलो आगे बढ़ते हैं। ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम traveling at 10 meters per second is struck by a hockey stick as to return along the original path with the velocity of this। अच्छा, चलो गिवन लिखते हैं। हॉकी बॉल का मास है बेटा 200 ग्राम, मास है 200 ग्राम, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 किलोग्राम हो जाएगा। 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है, मास 200, ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, यू मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। इज स्ट्रक बाय हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पार्ट। अब बेटा देखो यहाँ ट्रिक है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये जा रहा था किसी प्लेयर की तरफ, प्लेयर ने उल्टा मार दिया, वो जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसी डायरेक्शन में वापस भेज दिया। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है इसको तो हम नेगेटिव ले लेंगे ना बेटा, डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना। Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick। ओके, अच्छी बात है। अब इसका वेलोसिटी हो गया फाइनल -5 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि इसका चेंज इन मोमेंटम निकालो। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम अगर हमको निकालना है, चेंज इन मोमेंटम अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा, PF माइनस PI। ठीक है, PF आपको मैंने पढ़ा रखा है, MV होता है, PI MU होता है, तो MV कितना हो गया जी, 1/5 इंटू -5,
माइनस एम यू कितना हो गया जी 1/5 इंटू 10, 2 हो गया, 1 हो गया, तो -1 -2 बेटा -3 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा, -3 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बुलेट ऑफ मास, फिर से न्यूमेरिकल बेटा, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ दिस स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.0। न्यूमेरिकल को समझो, न्यूमेरिकल को समझो, ठीक है। हुआ क्या है, ये मान लो एक वुडन ब्लॉक है, या रुको यहां नहीं बनाता हूं, इरेजर, देखो बेटा एक वुडन ब्लॉक है, बुलेट फायर हुई, आ रही है और आकर के कुछ दूर इसमें धंस गई, कुछ दूर इस वुडन ब्लॉक में धंस गई, ठीक है, और रुक भी गई, कुछ दूर धंस के रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि इस वुडन ब्लॉक ने इस पर नेगेटिव फोर्स लगाया होगा। ये बात तो समझ में आ ही रही है बेटा। बुलेट चाह रहा है अपने फोर्स से आगे निकल जाना, और ये वुडन ब्लॉक चाह रही है ना भैया रुक जा रुक जा, कहाँ ना कहाँ जा रहा है, थोड़ी देर इंतजार कर ले ठीक है। तो ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, चलो भाई गिवन लिखते हैं, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, तो बेटा 10 ग्राम से तो काम चलेगा नहीं, 1/100 किलोग्राम कर ले, जा रहा है 150 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो ये इनिशियल हो गया और बाद में आके रुक जाता है तो फाइनल 0 हो गया, और टाइम लगा उसमें 0.03 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, कितना अंदर धंसा वो निकालो। Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block, wooden block ने कितना फोर्स लगाया वो निकालो। मतलब ये कितने डिस्टेंस तक अंदर धंसा, ये मान लो यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, ठीक है, यहां तक आ गया, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और वुडन ब्लॉक ने फोर्स कितना लगाया वो भी निकालना है बेटा, ठीक है। तो S और T दिया है, U और V भी दिया है, U भी और T तीनों दे दिया है, तो बेटा A निकल जाएगा बहुत आराम से, A निकल जाएगा बहुत आराम से। देखो ना U, V और T तीनों दिया है, A निकाल लेते हैं, फिर F भी निकल जाएगा, S भी निकल जाएगा। देखो बेटा A इज इक्वल टू हो गया V माइनस U बाई टी इज इक्वल टू 0 माइनस 150 और बाय टाइम हो गया 0.03 सेकेंड, ठीक है। तो -150 बाय 0.03, पॉइंट हटा के 2 0 और ले लो बेटा, अरे बहुत हो गया भाई, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन निकल गया, ठीक। तो मास दिया हुआ है, फोर्स निकाल लो, F इज इक्वल टू एम ए से फोर्स निकल जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए से फोर्स निकल जाएगा, और टाइम भी दिया हुआ है ना, तीसरा इक्वेशन यूज करो, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे S निकल जाएगा। कैसे भाई? तो U का वैल्यू 150 इंटू टी का वैल्यू रख देना बेटा 0.03 प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू निकाले हुए हो -5000 इंटू टी का स्क्वायर कहाँ चला गया भाई 0.03 इंटू 0.03, सॉल्व कर देना तो डिस्टेंस भी कैलकुलेट हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 14 नंबर देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. अच्छा, then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. देखो बेटा, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? थोड़ा सा तो मैंने लेक्चर में पढ़ाया है आपको, चूंकि इसको सिलेबस से हटा दिया गया है, इसके डेरिवेशन को हटा दिया गया है, इसलिए उसको मैंने जो है लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा तो मैंने बताया हुआ है आपको।
कि मोमेंटम कंजर्व होता है। कोई भी दो बॉडी जब कोलाइड करती है, ठीक है, फिर से यहां बता देता हूं आपको, देख लो, किसी ब्लैंक पेज में बता देता हूं, फिर ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और दूसरी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। ये u1 वेलोसिटी से आ रही है, ये u2 वेलोसिटी से आ रही है और दोनों आके टकरा जाती है। ठीक है, टकराने के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी, ये जब टकराने के बाद चाहे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, चाहे वहां से जो है वहां से किसी कारण से दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाए, तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी v2 मान लेते हैं। तो कंडीशन यहां क्या है बेटा कि टकराने से पहले का इसका मोमेंटम क्या था, m1 u1 मास इनटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम क्या है, m2 u2। टकराने के बाद ये फर्स्ट बॉडी है ना m1, ये m2, टकराने के बाद इसकी वैल्यू, इसका मोमेंटम क्या हो जाता है, m1 v1। इसका क्या हो जाता है बेटा, m2 v2। तो कंडीशन यहां ये है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाता है बेटा। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टकराने के पहले का टोटल मोमेंटम टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर होता है। यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलो अब इसका सवाल बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, तो m1 मान लो 1 kg है। ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है भाई, पहली वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, u1 मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका v1 भी देखना है, तो v1 शायद नहीं दिया है। An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. m2 दे दिया है बेटा 5 kg, और वो स्टेशनरी है, दूसरी बॉडी स्टेशनरी है, मतलब u2 दे दिया है आपको 0। और कंडीशन यहां क्या है, इस बात को भी समझो। कंडीशन यहां ये है कि m1 आ रही है, u1 से आ रही है, और m2 है जिसका u2 बेटा 0 है। ठीक है, अब ये आ रही है, इससे कोलाइड भी करती है और इसमें चिपक भी जाती है। ठीक है, चिपक गई, तो चिपक गई तो जो v1 होगा वही v2 होगा, चूंकि दोनों मतलब चिपकने के बाद दोनों एक साथ मूव कर रही है। ध्यान देना, ये आई, टकराई, चिपक गई, तो चिपकने के बाद दोनों एक साथ चल रही है, मूव कर रही है। तो इसका मतलब जो v1 का वैल्यू है वही v2 का वैल्यू है, इसको v लेट कर लेंगे हम लोग। दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया तो v लेट कर लेंगे हम लोग। अब यहां क्या कर रहे हैं, तो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v लेट कर लेते हैं हम लोग। तो v1 का वैल्यू v हो गया और इसका v2 का भी वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो v हो गया, चूंकि हमने v लेट किया है। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर, उसके बाद दोनों एक साथ चलती है, सेम स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो कोई भी एक निकाल लो, जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट निकाल लो, क्योंकि आफ्टर द इम्पैक्ट भी वही होगा बेटा। आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, पहले बिफोर कॉलिजन इसका टोटल मोमेंटम निकाल लो। टोटल मोमेंटम निकाल लो, क्या होगा बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। ठीक है, तो बिफोर द इम्पैक्ट भी वही हो जाएगा, आफ्टर द इम्पैक्ट भी वही हो जाएगा। आल्सो कैलकुलेट, अब वेलोसिटी निकालनी है, किस वेलोसिटी से दोनों एक साथ आगे बढ़ा। ठीक है, ये निकालना है। तो अगर हमको वेलोसिटी निकालनी है बेटा, वेलोसिटी निकालनी है, लिखना पड़ेगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v प्लस m2 v। चूंकि हमने v1 को
v माना हुआ है, v2 को भी v माना हुआ है, सेम वेलोसिटी से जा रही है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू v इंटू m1 प्लस m2 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ आपको सबका वैल्यू मालूम है, m1 मालूम है, u1 मालूम है, m2 मालूम है, u2 मालूम है, m1 m2 दोनों का वैल्यू मालूम है। तो जब सारे के सारे वैल्यूज मालूम है तो v का वैल्यू आराम से निकल जाएगा ना बेटा, निकाल लेना। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ दिस टू दिस इन 6 सेकेंड। बढ़िया बात। गिवन देख लो, बॉडी का मास जो है वो 100 kg है बेटा, वेलोसिटी जो चेंज होती है 5 से 8, तो 5u हो गया, 8v हो गया, u हो गया 5 मीटर पर सेकेंड पहली वेलोसिटी है, बाद वाली वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, और ऐसा हुआ 6 सेकेंड में, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड आ गया। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, सिंपल सी बात है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम pi निकालना है तो m इंटू यू कर देंगे, pf निकालना है m इंटू वी कर देंगे, सब दिया हुआ ये वैल्यू आपको। आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, अच्छा फोर्स भी निकालना है, तो mu कितना हो गया बेटा, 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500 kg मीटर पर सेकेंड, और mv क्या हो गया, 100 इंटू 8 इज इक्वल टू 800 kg मीटर पर सेकेंड, दोनों निकल गया। अब फोर्स निकालना है। आपको मैंने इन डिटेल्ड लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि फोर्स इज इक्वल टू डेल पी बाई टी हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया हुआ है कि टाइम से डिवाइड करते हैं तो बेटा वो टाइम रेट हो जाता है, रेट हो जाता है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, बोलो बोलो क्या होगा, फोर्स, ठीक है। मतलब डेल पी का मतलब क्या लिख सकते हैं बेटा, एम वी माइनस एम यू, मतलब चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम टेकन। तो एम वी का वैल्यू आपने 800 निकाल रखा है, एम यू का वैल्यू आपने 500 निकाल रखा है, और टाइम आपको 6 सेकेंड दिया है, तो ये आपका फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। हर बार फोर्स के लिए आपको F इज इक्वल टू एम ए ही नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अख्तर, किरण एंड राहुल वेयर राइडिंग इन अ मोटर कार। अख्तर, किरण और राहुल तीनों जो है मोटर कार से जा रहे हैं। दैट वाज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ऑन अ एक्सप्रेस वे, और कार जो जा रही है, मोटर कार जो जा रही है वो हाई वेलोसिटी से जा रही है। इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड एंड गोट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन। अब क्या होता है, मान लो ये कार जा रही है, इधर से कोई इंसेक्ट आता है और आगे वाला शीशा होता है ना विंडशील्ड, उस पर आके चिपक जाता है, ठीक है। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन, सब उस सिचुएशन को सोचना शुरू करते हैं। किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। अब किरण का क्या कहना है कि इंसेक्ट के मोमेंटम में ज्यादा चेंज हो गया मोटर कार के मोमेंटम के कंपैरिजन, ठीक है, बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वाज मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार। फिर अख्तर भी कुछ कहता है, तो पहले किरण ने जो कहा उस पर हम लोग डिसीजन ले लेते हैं, सही कहा कि गलत कहा, ठीक है, क्योंकि तीनों के बारे में आपको जो है, तीनों के बारे में सजेशन लिखना है, कमेंट करना है, तीनों को जस्टिफाई करना है। तो बेटा किरण के लिए जो है मैंने यहां आपके लिए लिख भी दिया है, किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम इज इनकरेक्ट, किरण ने गलत कहा। अब क्यों कहा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैंने अभी तुरंत समझाया, in an isolated system the total momentum before collision is equal to total momentum after collision, ठीक है। किसी के मोमेंटम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए किरण ने जो कहा वो गलत है। अब अख्तर क्या कहता है, अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी, मोटर कार
ज्यादा तेजी से चल रही थी। इट एक्सर्टेड ए लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट द इंसेक्ट इज डाइड, मर भी गया, चिपक भी गया, क्योंकि कार ने उस पर ज्यादा वेलोसिटी लगा दी, सॉरी ज्यादा फोर्स लगा दिया। एंड एज अ रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड। ओके, उसके बाद राहुल का नंबर आ जाता है। तो अब इसने जो कहा कि किसी ने कम फोर्स लगाया, किसी ने ज्यादा फोर्स लगाया, इसको जस्टिफाई करो। अख्तर सजेशन दैट द मोटर कार एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द स्टेक ऑन द इंसेक्ट ड्यू टू इट्स हायर वेलोसिटी इज इनकरेक्ट। ये भी गलत है, क्योंकि न्यूटन साहब का थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा? थर्ड लॉ पढ़े हो इसी चैप्टर में, क्या कहता है? टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज, बोलो बोलो, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कहता है ना। तो पहला जितना फोर्स लगाया दूसरा भी तो उतना ही लगाएगा ना, ठीक है, दूसरा भी तो उतना ही लगाएगा ना, इसीलिए ऐसा हो गया बेटा। इसका भी डिसीजन गलत हो गया। अब चलो अगला डिसीजन लेते हैं। वन शॉट लेक्चर है ना बेटा, बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बीच में जो है 1 मिनट का ब्रेक ले ही लिया, पानी वगैरह पी लिया, ठीक है। अब वैसे भी लेक्चर खत्म ही होने वाला है, एक आध क्वेश्चन बचा हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा। अगले नंबर में चले आओ। अब राहुल क्या कहता है? तो ये दोनों तो गलत हो गए, किरण भी गलत हो गई, अख्तर भी गलत हो गया। राहुल कहता है व्हाइल पुटिंग एन इंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन, नया एक्सप्लेनेशन देता है, दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड अ चेंज इन मोमेंटम। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है भाई, फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट लगता है, फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट लगता है, ठीक है, और मोमेंटम भी आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है, ठीक है। तो फिर जो है ये लड़का जो है, ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। तो अगर आपको परेशानी हो तो आंसर्स मैंने जो है यहाँ पर टाइप करवा ही दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है, फिर से इसको पढ़ सकते हो, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है एग्जैक्टली। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर? डम्बेल है 10 kg का, अब वो फ्लोर को कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा? इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ दिस, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक डंबल गिरा दिया गया फ्लोर पर, तो वो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा ये निकालना बेटा। तो m इज इक्वल टू हो गया 10 kg और h हो गया 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 मीटर हो जाएगा बेटा, SI में कन्वर्ट करना है। और एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहोगे सर आपने a को g लिख दिया, h लिख दिया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड को h लिख दिया, तो बेटा इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपने मोशन में बनाए हुए हैं। कोई भी बॉडी, जब m मास की कोई भी बॉडी है, मान लो यहाँ 10 kg की कोई बॉडी है, इसको नीचे गिराया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, उसमें a की जगह g लिया जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिया जाता है, और डिस्टेंस की जगह हाइट लिया जाता है, चूंकि ये हाइट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और गिराया गया है, फेंका नहीं गया, इट मींस इनिशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर? तो बेटा इसका यू तो आपको पता चल गया, मोमेंटम कितना ट्रांसफर करता है ये निकालना है, तो v पहले निकालना होगा। तो v आप कैसे निकालोगे? आपके पास u है, g है, h है, t तो है नहीं, ठीक है। तो आप ऐसा करो ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh ले लो, चूंकि आपको पता है कि टुवर्ड्स द ग्रेविटी आता है तो सारे इक्वेशंस जो है वो पॉजिटिव लिए जाते हैं, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो गया, u तो 0 है, ये तो टर्म ही खत्म हो गया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 0.8 बाई 10 कर लो, इसको इससे कैंसिल कर लो, इसको इससे कैंसिल कर लो, तो v इज इक्वल टू रूट अंडर 16 हो जाएगा, v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा।
वो जो जमीन से टकराएगा 4 मीटर पर सेकंड के जो है वेलोसिटी से टकराएगा, ठीक है। तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा बेटा, P इज इक्वल टू एम भी। तो m हो गया कितना 10 kg और v हो गया 4 मीटर पर सेकंड। तो ये 40 kg मीटर पर सेकंड के मोमेंटम को ट्रांसफर करेगा अर्थ को, सही है ना। ओके बेटा, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस का और न्यूमेरिकल्स का 1 शॉर्ट लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको बहुत मजा आएगा सारे के सारे प्रॉब्लम्स को समझने में, इसलिए मैंने इन डिटेल करके सबको समझाया है, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ो, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखने का जो है कोशिश करता हूं मैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी नया लेक्चर जब अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए बेटा, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी डाल दूंगा, उसके भी सॉल्यूशंस डाल दूंगा, इन डिटेल सॉल्यूशंस डाल दूंगा। थैंक यू।